एचटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज। मोतिहारी में बिहार के पूर्व विधि मंत्री ने केंद्र सरकार पर किया जुबानी हमला। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार के समर्थन के बाद जेडीयू में भगदड़ की स्थिति। जदयू मीडिया सेल के प्रदेश सचिव इंजीनियर हाशिम इकबाल खान ने दिया इस्तीफा। जेडीयू के ढाका के प्रखंड युवा अध्यक्ष ने भी दिया इस्तीफा। बोले नीतीश कुमार अब सेकुलर नहीं रहे। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत जटवा पुरानी चौक से जनेरवा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदतर स्थिति। बीती रात हुआ दर्दनाक हादसा। जनसुराज के नेता जफीर आजाद उर्फ चमन ने पार्टी द्वारा आयोजित रैली के लिए किया जनसंपर्क। क्षेत्र के लोगों को पटना चलने के लिए दिया न्योता। रामनवमी के अवसर पर रक्सौल में निकला भव्य जुलूस। प्रशासन की मुस्तैदी के बीच सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस हुआ संपन्न। रामनवमी पर भारत विकास परिषद रक्सौल द्वारा कन्या पूजन व विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। 30 कन्याओं का विधि पूर्वक किया गया पूजन। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ढाका में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही थी नजर। सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। बेटियां प्लेन उड़ाने से लेकर जस्टिस दिलाने का करेगी काम। कोचिंग में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। मोतिहारी में एला ब्लॉसम हॉस्टल का हुआ उद्घाटन। मोतिहारी को मिला बच्चों के लिए एक आधुनिक और किफायती निवास स्थान। मोतिहारी में अमाया आर्ट्स क्लासेज के पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाओं को मिला सम्मान। मौके पर अमाया प्ले स्कूल का भी हुआ उद्घाटन। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जदयू के द्वारा बिल का समर्थन करने पर पार्टी के मुस्लिम नेताओं द्वारा लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आज पूर्व विधि मंत्री सह नरकटिया के राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने मोतिहारी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में बेरोजगारी, भुखमरी और किसानों के आत्महत्या के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, समाज को बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और इसी साजिश का नतीजा है वक्फ बिल। उन्होंने कहा एनडीए सरकार देश में अंग्रेजों की नीति अपना रही है। फूट डालो और लोगों पर शासन करो। वक्फ बिल का समर्थन करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। वक्फ बिल जो पास हुआ है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एनडीए की सरकार जब से बनी है लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। 14 से जब से ये सरकार में है उसी वक्त से लोगों ने देखा कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल मिलेगा, ये बहुत ही उम्मीद से लोगों ने वोट दिया और 15-15 लाख खाते में आने का वादा किया। लेकिन ये इन लोगों का जुमला है। अंग्रेज का रूल जो था फूट डालो और शासन करो, वही रूल ये एनडीए की सरकार कर रही है। लोगों को महंगाई से मतलब नहीं रहे, भ्रष्टाचार से मतलब नहीं रहे और सिर्फ मुद्दा को भटका करके लोगों को बेचैन करके रखे। आपस में ये तालमेल नहीं रहे, जहर बोने का काम करे। ये सेकुलर देश है, सारे लोगों को अपने अपने तरीके से जीने का हक है। आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, धर्म गुरु जो थे उनको, ये अपने धर्म गुरु बन गए। फिर अभी वक्फ बिल का जो बात आया, सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं इन लोगों के हवाले ये चल रहा है। उनके एथी के हिसाब से पहले से भी वक्फ कानून है, उस कानून के हिसाब से ये सारे संपत्ति
जिसके लिए है उसके लिए है, उसमें बेवजह नफरत फैलाने की बात कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार के समर्थन के बाद जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और पार्टी के मुस्लिम नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इस कड़ी में जदयू के मीडिया सेल के प्रदेश सचिव इंजीनियर हाशिम इकबाल खान ने भी इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में श्री खान ने कहा कि मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्यता एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा एवं अंतरात्मा की आवाज को सुनकर त्याग पत्र दे रहा हूं। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी कर पार्टी की नीतियों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। जो वक्फ बिल लाया गया और उसको पास भी करा लिया गया, पहले मैं अपना तारुफ एक बार करा देता हूँ कि मैं इंजीनियर हाशिम इकबाल खान तो पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ। पहले मैं युवा जदयू में प्रवक्ता के तौर पर रहा। कुछ ही दिनों पहले मुझे मीडिया सेल में प्रदेश सचिव बनाया गया, बिहार प्रदेश सचिव, और मैं काफ़ी बड़ा फैन रहा हूँ नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कुछ कार्य भी किए हैं, अच्छे काम भी हैं उनके पहले के, लेकिन आने वाले ये जो बीत गए कुछ वर्ष उसमें उनके काम पसंद नहीं आए और जहाँ पे साथ देना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ काम बेहतर भी किए थे। लेकिन आज ये जो सरकार, भारत सरकार जो कानून लाई, इसके खिलाफ जदयू का एक स्टैंड होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार के समर्थन के बाद ढाका विधानसभा से जदयू नेता कासिम अंसारी के बाद अब ढाका जदयू के प्रखंड युवा अध्यक्ष मोहम्मद गौहर आलम ने भी इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफा पत्र में गौहर आलम ने कहा है कि हम भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप पूरी तरह से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 में जदयू के स्टैंड से अब यह विश्वास टूट गया है। गौहर आलम ने एक वीडियो संदेश में और क्या कुछ बातें कही, सुनिए। कारण साफ और शफाफ है। हमें उम्मीद थी नीतीश कुमार जी से कि वो सेकुलर छवि के लोग हैं, हमेशा सेकुलरिज्म के ये रहेंगे, वाहक रहेंगे, लेकिन उन्होंने जो ये फैसला लिया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो समर्थन किया है, उससे हमें बहुत आहत हुई है और हमें नहीं, सेकुलर सोच के सभी लोगों को आहत हुई है। इसको लेके हमने फैसला लिया कि हम इससे इस्तीफा देंगे पार्टी के सारे पदों से। आप अकेले इस्तीफा दिए हैं या अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ? हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे, बहुत जल्द आप लोगों को बुला के आगाह किया जाएगा। अब क्या सिर्फ ढाका प्रखंड नहीं, अगल बगल के 3-4 और प्रखंड के लोग। अब क्या प्लान बनना है सियासी तौर पे आपका? सियासी प्लान अभी वक्त आएगा, देखेंगे। जो हमें लगेगा कि सेकुलर हैं, हमारी रहनुमाई कर सकें और फुल तरीके से, पूरी तरीके से सेकुलर चेहरा जो होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत जटवा पुरानी चौक से जनेरवा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदतर स्थिति ने एक बार फिर जनजीवन को संकट में डाल दिया है। बताया गया है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के दौरान यह सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद प्रशासन की ओर से मरम्मत का कार्य किया गया, लेकिन वह भी केवल दिखावे तक सीमित रह गया। हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। खबर के मुताबिक बीती रात इस सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब मोहम्मदपुर निवासी फिरोज आलम अपने टेम्पो पिकअप वाहन से जनेरवा की ओर से लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ता अत्यंत संकरा होने के कारण उनका वाहन अनियंत्रित होकर बूढ़ी गंडक नदी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि फिरोज आलम ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग की चौड़ाई इतनी कम है कि 2 वाहनों का एक साथ गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया है। आए दिन यहां दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। पूर्वी चंपारण स्थित छौड़ा दानो प्रखंड के भेलवा पंचायत में जन सुराज के नेता जफीर आज़ाद उर्फ चमन ने आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन सुराज की होने वाली बिहार बदलाव रैली के लिए आम लोगों से मुलाकात की और रैली में चलने के लिए अपील किया। मौके पर उन्होंने बताया कि रैली सत्ता ही नहीं, व्यवस्था बदल देगी। मौके पर नरकटिया विधानसभा प्रभारी शब्बीर आलम, छौड़ा दानो प्रखंड अध्यक्ष विकेंद्र यादव, राधा मोहन प्रसाद यादव आदि लोग मौजूद थे।
रामनवमी के पावन अवसर पर रक्सौल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा में धर्म, आस्था और सांस्कृतिक रंग देखने को मिले। विशेष बात यह रही कि जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। स्वयं एसडीएम शिवांक्षी दीक्षित और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल की सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते दिखे। प्रशासन की सक्रियता और चाक चौबंद व्यवस्था के कारण कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और भव्य रूप से संपन्न हुआ। रामनवमी के अवसर पर भारत विकास परिषद रक्सौल द्वारा मित्तल निवास प्रांगण में कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास संयोजिका BS दास के नेतृत्व में 30 कन्याओं का विधि पूर्वक पूजन किया गया। वहीं उन्हें उपहार, फल, पठन सामग्री और प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर परिषद सचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान कन्याओं को संस्कार, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। भंडारा पोस्ट ऑफिस के सामने आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में परिषद के कई सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इधर पूर्वी चंपारण के ढाका शहर में राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदू संगठनों के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा रक्सा गांव स्थित राम जानकी मंदिर परिसर के नजदीक से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्तों ने गाजे बाजे के साथ ढाका घोड़ासहन मुख्य पथ से रक्सा चौक, गांधी चौक, आजाद चौक, ढाका प्रखंड कार्यालय सहित शहर के कई स्थानों का पैदल भ्रमण करते हुए पुनः ढाका सिंचाई कॉलोनी में शोभा यात्रा को संपन्न किया। इस दौरान घोड़ा देवी देवताओं की झांकी प्रस्तुत किए गए, जो शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सुरक्षा के मद्देनजर सिकरहना पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार तथा सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी साकेत कुमार ने संयुक्त रूप से प्रत्येक स्थानों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया। सभी अति संवेदनशील स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं इस जुलूस की ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की जा रही थी। मंदिर बने राम का। यहाँ हर एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में समस्त देश में, उसी के साथ ढाका में भी विश्व हिंदू की अध्यक्षता में समस्त हिंदू समाज के द्वारा समस्त हिंदू जनमानस का रामनवमी का त्यौहार धूमधाम शोभा यात्रा निकाला गया। इसके लिए समस्त संगठन के समस्त विचार परिवार के लोगों को खूब खूब धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा ढाका शहर में निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए हैं। सभी राम भक्तों का आपके चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा, इस यात्रा में सब वर्ग के लोग, बूढ़ा, युवा, बच्चा, सारे लोग सम्मिलित होते हैं। इस यात्रा से मतलब कि रामनवमी शोभा यात्रा से हर वर्ग के लोग को एक दायित्व बनता है। ऐसे जगह भाई ढाका ऐसे जगह होता है जिसको आप फतियाना रामचंद्र ढाका के नाम से जानते होइएगा। अच्छा। ना सही में रामचंद्र जी ढाका है। अयोध्या से जनकपुर जाने के क्रम में यहाँ श्री रामचंद्र जी यहाँ पर विश्राम किए हुए थे। उस जगह पर यहाँ रामनवमी शोभा यात्रा हो रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन स्थित स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर परिणाम आने के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन गैस एजेंसी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता संचालक राजीव कुमार ने किया। वहीं समारोह में 419 अंक लाने वाली छात्रा को साइकिल देकर मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद सिंह, संचालक राजीव कुमार, नीतीश कुमार, मधुरेंद्र कुमार आदि ने सम्मानित किया। सबसे पहले स्टडी पॉइंट के शिक्षकों छात्रों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रतिवर्ष अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह का आयोजन करके सम्मानित किया जाता है और मेधावी छात्रों को और अधिक से अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। यहाँ पर मुझे भी आने का अवसर मिला है और विगत कई वर्षों में
कई छात्र और छात्रा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो चुका है। यह बहुत गौरव की बात है। स्टडी पॉइंट इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगह रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के छात्र छात्राओं में देखते हैं कि हौसला बहुत बुलंद है और मेडिकल इंजीनियरिंग एवं IAS और IPS की महत्वाकांक्षा रखने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भी अधिक है और मैं यही सीख देता हूँ कि अधिक से अधिक परिश्रम करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन एवं छात्रों के अभिभावकों के अनुशंसा एवं उनकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। किन किन क्षेत्र में तैयारी कराते हैं और क्या इनका लक्ष्य है और छात्रों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, कितना बढ़िया इनके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इन पर खुद जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आप अभी जो सर से बात किए हैं वो मेरे गुरु रह चुके हैं और उस समय हमारे भी गुरु रह चुके हैं। बिल्कुल आपने बताया और मैं ये बता दूं कि उस समय सर के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता था तो स्किल पे ज़्यादा शिक्षा, लेखनी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जो अभी आप प्रश्न किए कि पहले की अपेक्षा और अभी, तो पहले की अपेक्षा लेखनी पर ज़्यादा कमांड होता था। यदि बच्चा में यदि अभी इस तरह का इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बच्चा, हम तो कहें कि 450 सब प्लस रहेगा। तो अभी तो जो सर भी बताया कि ऑब्जेक्टिव MCQ जो है वो ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करवा दे रही है। तो उस समय भी हम लोगों का 75-70% मार्क्स था, जिस समय 5 को 10 को ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, पूरा डिस्क्रिप्टिव रहता था उस समय का, ठीक है ना। लेकिन सर के द्वारा जो गाइड दिया गया, जो हम लोग को गाइड किया गया हम लोगों को, तो एक बेहतर रास्ता मिला, वे मिला और हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हुए। और वही चीज़ जो हम लोग स्ट्रगल किए वो बच्चा को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो हम अपने समाज में रह रहे सभी बच्चों को देते हैं। मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के सम्मान समारोह में उपस्थित है। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार कोचिंग के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिनको कोचिंग के द्वारा सम्मानित किया गया है। उन सम्मानित किए गए छात्र छात्राओं से हम जानेंगे कि उनके सफलता का राज क्या है और आगे उन्हें क्या करना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट जारी होने के बाद इलाके के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा अपने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। क्या नाम हुआ, कितना नंबर आया है? मेरा नाम आंचल सिंह है, मेरा मार्क्स 419 है। आगे क्या लक्ष्य है? आगे IAS बनने का लक्ष्य है। तैयारी कैसे की और इस मार्क्स से क्या तुम संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, मतलब तैयारी भी अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मार्क्स ठीक है मेरे हिसाब से। तुमसे जिन्हें कम नंबर आए हैं उनके लिए तुम्हारा क्या संदेश होगा? तुम्हारा तो 419 है, बाकी लोगों का 300 भी नहीं होगा, 300 प्लस भी होगा। नहीं तो मतलब जो जिस हिसाब से पढ़ाई करता है अक्सर मतलब उनका उतना ही नंबर आता है। तो कुछ लोग का होगा कि नंबर कटा भी होगा, लेकिन अगली बार एक मौका है ना, वो 10th फर्स्ट मौका होता है हम लोग का बिहार बोर्ड के लिए, मतलब सेकंड मौका रहता है 12th में हम लोग का, तो उसमें बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा आएगा उनका। तो इंटर में क्या लक्ष्य है, कितना नंबर लाने का उद्देश्य है? मतलब 490 के आसपास, मतलब बिहार टॉपर करना है हमको। मतलब इस बार कर जाते लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए। चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा क्या नाम हुआ, कितना नंबर आया है और आगे क्या करना है? मेरा नाम प्रिया कुमारी हुआ, मेरा नंबर 382 आया है और मुझे आगे चलकर पायलट बनना है। पायलट बनना है, प्लेन उड़ाना है? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? अंजन कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 369। आगे क्या करने का इरादा है? मेरा 12th कंप्लीट हो गया इस साल। मैं कॉमर्स से राज सर के पास हिंदी इंग्लिश करने आते थे और मेरा आगे का CPA का तैयारी करना है, उसका तैयारी। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरे राजीव सर और मेरे कॉमर्स टीचर दोनों को देना चाहेंगे। इस कोचिंग का माहौल कैसा है और छात्र छात्राओं को कैसे पढ़ाया जाता है, कितना बेटर मार्क्स आ रहा है? मेरे राजीव सर और मेरे नितेश सर जो व्याकरण पढ़ाते थे वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे, मतलब जो नहीं भी पढ़ने वाला होगा ना उनके पास सुनकर मतलब पढ़ने लगेगा। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं आगे UPSC क्रैक करके IAS बनना चाहता हूँ। मैं इस वर्ष 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें पूरे 500 में से 450 अंक प्राप्त किया हूँ। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय, माता पिता एवं नितेश सर को देना चाहता हूँ और स्टडी पॉइंट को। आपने किस तरीके से तैयारी की थी कि 450 अंक आया है? इसके लिए मैंने एक डेली रूटीन फिक्स किए थे और उस पर काम करते थे। वह ऐसा था कि शुरू में मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे,
परंतु जैसे जैसे दिन निकट आते गए एग्ज़ाम के, उस हिसाब से मैं पढ़ाते गया और इस 480 मार्क्स आए। क्या नाम हुआ? विकेश कुमार। आगे क्या करना है? आगे मेरा ड्रीम तो सीक्रेट है। ड्रीम सीक्रेट है, मतलब ओपन नहीं करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ और कितना मार्क्स आया है और आगे क्या लक्ष्य है? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ। मेरा 390 मार्क्स आया है और आगे मेरा एम है कि मैं इंजीनियर बनूँ। प्रकृतिक मणि, माय नेम इज प्रकृतिक मणि, मेरा 350 नंबर आया है और आगे आईपीएस बनना है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मेरा नंबर 386 आया है और मेरा लक्ष्य है लॉयर। लॉयर बनना है, मतलब वकालत करना है और न्याय दिलाना है लोगों को। मोतिहारी शहर में एला ब्लॉसम हॉस्टल का भव्य उद्घाटन समारोह शहर के प्रमुख चिकित्सक और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर फीता काटकर हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध डॉक्टर स्वास्तिक सिन्हा, आर्य विद्यापीठ स्कूल के निदेशक रंजीत कुमार, डॉक्टर अतुल कुमार, हॉस्टल के निदेशक अभय आनंद और अनिल वर्मा उपस्थित रहे। उद्घाटन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत की गई। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने हॉस्टल के निदेशक अभय आनंद को इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी और शहर के बच्चों को मिलने वाली नई सुविधाओं की सराहना की। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वास्तिक सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा, एला ब्लॉसम जैसा हॉस्टल शहर में खुलना अत्यंत सराहनीय कदम है। वहीं आर्य विद्यापीठ स्कूल के निदेशक रंजीत कुमार ने भी हॉस्टल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे स्कूल के कई विद्यार्थी जो दूर दराज से आते हैं, उनके लिए यह हॉस्टल एक बेहतरीन विकल्प है। उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अभय आनंद जैसे शिक्षा प्रेमी व्यक्ति द्वारा संचालित यह हॉस्टल निश्चित रूप से बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। देखिए, मोतिहारी में जहां तक मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो हॉस्टल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके बच्चे प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं आसपास। और चूँकि मैं स्कूल चला रहा हूं और जहां तक मेरी समझ है, प्राइवेट हॉस्टल और स्कूल के बीच का संपर्क सूत्र होना चाहिए, उस संपर्क सूत्र की कमी है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा अभय जी को कि एक ऐसा हॉस्टल बनाया है जिसमें कि स्कूल के बच्चे, अन्य जितने भी स्कूल हैं सबके बच्चे रहेंगे, उनके साथ संपर्क सूत्र रहेगा। मेरा स्कूल आर्य विद्यापीठ है, हमारा भी इनके साथ सहयोग है क्योंकि हम अपना डायरेक्ट हॉस्टल नहीं चलाते हैं। हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे यहाँ रहें और कम से कम स्कूल को ये जानकारी हो कि हॉस्टल में बच्चे क्या कर रहे हैं और हॉस्टल में अभय जी को जानकारी हो कि स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो अभिभावक हॉस्टल में बच्चे को रखते हैं, वो जो हॉस्टल इंचार्ज होते हैं उनको एक तरह से अपना अभिभावक समझ कर के ही रखते हैं। और ये एक काफ़ी अच्छा पहल रहेगा, खास के उन पेरेंट्स के लिए जो कि हम जैसे स्कूल में नामांकन तो कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसे प्राइवेट स्कूल हॉस्टल में रखते हैं या फिर कमरा लेकर के रहते हैं। ये कमरा लेकर रहने में क्या है कि बच्चे के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आज 2 उद्घाटन एक साथ है। वैसे बगल में ही 2005 से गॉड लाइक केयर स्कूल चलता रहा, उसका भी हॉस्टल था, लेकिन इस बार कुछ नए समीकरण को जोड़ करके, कुछ नई अत्याधुनिक सुविधाओं को एडॉप्ट करके एक बड़ा और बेहतर हॉस्टल देने की कोशिश की गई है। इसमें हमारा मोटो है कि पढ़े कहीं रहें यहीं। मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी हॉस्टल की सुविधा ले सकते हैं या किसी और भी विद्यालय में है। जैसे मेरे आर्य विद्यापीठ के डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने यहाँ पूरा टाई अप ही कर लिया है कि मेरे यहाँ के जो हॉस्टल के इच्छुक बच्चे हैं वो वहाँ रहें। देखिए, एक्चुअली मोतिहारी में इस तरह के हॉस्टल की बहुत ज़रूरत है। कई हॉस्टल चल रहे हैं, लेकिन एक गार्जियन यहाँ के चाहते हैं कि एक अच्छा हॉस्टल हो जहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। यहाँ प्रयास ये किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा है, तो बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ ट्यूशन की व्यवस्था दी गई है, प्लस खाने पीने की अच्छा खाना मिले, अच्छा बर्ताव मिले, उनके विकास में हम लोग जितना से ज़्यादा योगदान दे सके उस तरह की व्यवस्था की गई है। ये आज इस नए परिसर का भी समझिए उद्घाटन हुआ है। ये स्कूल तो पुराना है, लेकिन नए कैलेबर में नए तरह से गॉड लाइक केयर का आज इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ख्याल कर रहे हैं। हम डॉक्टर अतुल, अनिल जी सब इनके साथ हैं। हम लोग संरक्षण दे रहे हैं बच्चों को, सुरक्षित हैं बच्चे।
अच्छा करेंगे, उसमें हम लोग का भी योगदान रहेगा। मोतिहारी में एक अच्छे हॉस्टल, अच्छे स्कूल की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है हर जगह, और अभयानंद जी का इसमें काफ़ी दिनों का, लगभग हम समझते हैं कि 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है, और उन्होंने एक बार स्कूल और हॉस्टल इसकी सुविधा स्टार्ट करी है, और उनके देख रेख में और हम लोग जैसे लोगों के सहयोग से भी उम्मीद है कि इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे अमाया आर्ट्स क्लासेज ने एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनके छात्रों की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अमाया प्ले स्कूल का भी औपचारिक उद्घाटन किया गया। वहीं इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ मोतिहारी के सुप्रसिद्ध वकील राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे ने किया। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों और शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के संस्थान समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं संस्थान के डायरेक्टर कुणाल कुमार ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर हम अपने उन मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे नए प्रयास अमाया प्ले स्कूल का उद्घाटन भी इसी मंच से हो रहा है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि 2 प्रोग्राम हमारे एक संस्थान पे हो रही है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे संस्थान अमाया आर्ट्स क्लासेज में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। इसी की खुशी में आज अपने क्षेत्र में अमाया प्ले स्कूल का भी उद्घाटन हुआ है, और हमारे सभी मेधावी छात्र जो अधिकतम अंकों से पास हुए हैं वो हमारे आसपास बैठे हुए हैं। और अब पूरे भवानीपुर जिला में अमाया आर्ट्स क्लासेज का हर साल बोलबाला रहा है, और इस साल भी बोलबाल रहा है। नए पेरेंट्स के लिए क्या? नए पेरेंट्स के लिए है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको शिक्षा दी जाए, शिक्षा में उनकी कोई कमी न होनी चाहिए, और जो बच्चे इन फ्यूचर यूपीएससी बीपीएससी की तरफ बढ़ने वाले हैं उनको प्रोत्साहन दी जाए। तो हम लोग हमेशा शिक्षकों के साथ खड़े। आज किस तरह प्रोत्साहित किए बच्चों को? आज बच्चों को इसलिए मोटिवेट किया गया है कि जीवन की पीढ़ी जो होगी वो एक सफलता के मुकाम पर पहुंचने के बाद ही रुकनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों का मनोबल काफ़ी बढ़ता है। पुरस्कार वितरण से आप लोग के मीडिया के सहयोग से बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं पढ़ाई के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो ये आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद भी रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।